ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम का है। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर के 35 प्रश्न तक देख चुके थे। आज हम दोस्तों 35 से आगे के प्रश्नों को लगाएंगे। तो आप भी प्रैक्टिस सेट को लगाते हुए चलिए। सभी प्रश्न आरओ आईआरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गलगोटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। यह अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड लिटन के। भारत में देशी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया था। भारतीयों ने इस अधिनियम को गलगोटो अधिनियम की संज्ञा दी थी। इस अधिनियम को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए वर्ष 1932 में प्रदान किया गया था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, रैमजे मैकडॉनल्ड उस समय दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। याद रखना है कम्युनल अवार्ड। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में योजनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में प्रारंभिक वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों मिलान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016। यह प्रश्न मैंने आपको यूपी पीटीआई एग्जाम में कराया था। तो सी का 2 आएगा। सी का 2 देख लीजिए कहाँ पर है। तो ऑप्शन बी में है सी का 2। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को प्रारंभ किया गया था 31 मई 2019 को। ए का 4 आएगा। किसान संपदा योजना 26 मई 2017। डी वाला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015। डी का 1 आएगा। तो प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी ही है, 4 3 2 1। कोई भी आप 2 पॉइंट याद कर लीजिए इस प्रश्न के, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 39, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1948 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के भाग हैं? तो यहाँ पर बताना है कि कौन से भुगतान संतुलन के भाग हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है चालू खाता, पूंजी खाता, अशुद्ध तथा भूले, विदेशी मुद्रा, पारक्षित कोष में परिवर्तन। तो इस प्रश्न के दोस्तों चारों पॉइंट सही हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 41, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? हम सभी जानते हैं राइट उत्तर ऑप्शन बी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 में की गई थी। तो पहले वाला कथन सही है। भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कथन नंबर 2 गलत है, क्योंकि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ से।
तो देख लीजिए, इस प्रश्न का केवल कथन नंबर 1 सही है। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, केवल 1 आएगा। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। बजट 2022-23 में हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई। पहले वाला पॉइंट सही है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन प्रतिवर्ष उत्पादित करना है। तो दूसरे वाला पॉइंट गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, केवल 1 सही है। बजट 2022-23 का प्रश्न था। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। कोयला उत्पादन 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का यहाँ पर हमें चयन करना है। तो देख लीजिए क्या राइट उत्तर आएगा इस प्रश्न का। छत्तीसगढ़ 22.12% संपूर्ण उत्पादन में हिस्सेदारी के साथ देश में कोयला उत्पादन में शीर्ष पर है। तो छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन के मामले में शीर्ष पर है। तो पहले वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत में कोयले के निरपेक्ष गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो थर्ड वाला पॉइंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 1 और 3। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर भी हमें सही उत्तर को चुनना है। और छोटा कर लेते हैं। प्रश्न के चारों विकल्प को पढ़ते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं दिल्ली एवं पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पॉइंट नंबर 3 भी सही है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, केवल 1, 2 और 3। ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 46, संविधान की किस अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 7वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 47, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए कितने मत दिए गए थे? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 18। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय शामिल किए गए थे। इस अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आप सभी जानते हो, वर्ष 1992 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 48, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित है? संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। पॉइंट नंबर 1 सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 49, कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, यह निश्चय करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 50, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, न्यायपालिका को।
प्रश्न नंबर 51, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? राइट उत्तर ऑप्शन सी है संविधान की सर्वोच्चता। यह भारतीय संविधान की राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या किस राज्य में निवासित है? सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। एमपी में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 53 लगाइए। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक रहा। तो यह नगर है मुंबई, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। और सेकंड नंबर है कलकत्ता का। मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर सबसे अधिक रहा है। प्रश्न नंबर 54, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मिलियन शहरों की संख्या 7 है, इसमें मुरादाबाद शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमें सही कथन का चयन करना है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। पॉइंट नंबर 1 सही है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। तो पॉइंट नंबर 2 भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों सही हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन कीजिए। देख लेते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। पहले वाला कथन सही है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो सेकंड वाला भी, बी वाला कथन भी सही है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। सी वाला भी सही दिया हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। तो यहाँ पर यह वाला कथन गलत है, क्योंकि स्थिर भाग नहीं होना चाहिए था, यह एक अस्थिर भाग है। आपने अभी ऊपर पॉइंट पढ़ा है कि हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृति हैं। तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 57, भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है 2 भागों में भारतीय नदियों को विभाजित किया गया है। मुख्यतः जो 2 भाग हैं, पहला भाग है हिमालय की नदियाँ और दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियाँ। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखिए। काकोरी कांड, काकोरी एक्शन ट्रेन मुकदमे में किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है अशफाक उल्ला खां को फांसी पर लटका दिया गया था काकोरी कांड में। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त बंगाली, अरबी और फारसी भाषाओं का जानकार था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर 60, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार बनी थी? राइट उत्तर ऑप्शन बी है केरल राज्य में, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा। लक्ष्मण तीर्थ नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3।
लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। इसको भी याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 62। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। तो यह पाई जाती है दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, पश्चिमी एशिया में नहीं पाई जाती। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 63। लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 64। जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमें सत्य कथन का चयन करना है। 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई तथा उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वर्धित स्रोत है। तो पॉइंट नंबर 2 भी सही दिया हुआ है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 1 व 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 65। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को यहाँ पर देख लीजिए। मानसूनी वन में सागौन साखू आएगा। 1 का 3, 1 का 3 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। विषुवत रेखीय वन में महोगनी एवं रोजवुड आएगा, तो बी का 4। भूमध्य सागरीय वन आलू बुकुरा पलम एवं जैतून आएगा, तो यहाँ पर सी का 1 है। शंकुधारी वन चीड़ फर, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन ए, 3 4 1 2। इम्पोर्टेंट है, मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं सागौन तथा साखू। प्रश्न नंबर 66। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर अवस्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है डार्लिंग श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 67 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भाषा, दूसरी तरफ यहाँ पर देश दिए गए हैं। डेनिश भाषा डेनमार्क की है, सही है। डच नीदरलैंड, सही है। मंदारिन चीन, ये वाला पॉइंट भी सही है। भाषा थाईलैंड यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, थाईलैंड की भाषा है थाई। प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इस नदी का नाम है जायरे, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। जायरे कहिए या फिर कांगो, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 69। भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी, तो इसको प्रारंभ किया गया था 15 में, ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 70। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्ष से हुई है? इम्पोर्टेंट है, राइट उत्तर ऑप्शन ए है। विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान से भारत में काली कपास मृदा की रचना हुई है। काली कपास मृदा को रेगुल मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली मिट्टी किस राज्य में देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए।
यदि आपको इन दर्रों के राज्य पता है तो आप आराम से आंसर लगा लेंगे। बारालाचाला यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। जेलेपला सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा है, पहले हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर सिक्किम राज्य आएगा, लास्ट में आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति पूर्व में है, हम सभी जानते हैं। तो राइट उत्तर ऑप्शन ए है। 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मध्य फैला हुआ है। उत्तरी सरकार तट आप सभी जानते हो, आंध्र प्रदेश से आगे ये पश्चिम बंगाल तक है। कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, पूर्वी तट है। प्रश्न नंबर 73, हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है? तो यह स्थित है गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अंडमान एवं निकोबार 10 डिग्री चैनल। प्रश्न नंबर 75 इम्पोर्टेंट है। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय क्षेत्रों से संबंधित दी गई सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए, पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में। तो यहाँ पर आंसर लगा लेते हैं। पंजाब हिमालय स्थित है सिंधु एवं सतलज नदी के बीच में, तो ए का 4 आएगा। कुमाई हिमालय सतलज और काली नदी, बी का 3 आएगा। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, सी का 2 आएगा। असम हिमालय तीस्ता दिहांग नदी के बीच स्थित है, तो डी का 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी 4 3 2 1। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, ये हमारे देश का मैप है इस तरीके से। सबसे ऊपर सिंधु नदी आती है, फिर उसके बाद सतलज नदी, फिर उसके बाद काली नदी, फिर उसके बाद तीस्ता नदी, फिर उसके बाद दिहांग नदी। सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है पंजाब हिमालय यहाँ पर। उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है कुमाई हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में आएगा नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आता है असम हिमालय। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दिहांग नदी ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बहती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जो भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं संपूर्ण फैक्ट के साथ उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि एक अच्छी तैयारी हो सके और हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अर्जित कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।